हेलो इन्वेस्टर, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आईपीओ आ गया है। चलिए देखते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके कुछ फिनेंशियल पहलू को समझते हैं और साथ ही साथ ये समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है और किस मायदे में ये कंपनी हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। आइए दोस्तों, देखते हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आईपीओ किस तरह से परफॉर्म करेगा। पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में, ये करती क्या है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक 2006 में कंपनी बनी थी। एक्चुअली ये 2006 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी थी। ये बन गई थी उससे पहले ही, पार्टनरशिप में ये ऑपरेट कर रहे थे। ये बेसिकली ईपीसी मॉड्यूल पे काम करते हैं। ईपीसी मॉड्यूल होता है कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ये इंजीनियरिंग करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं उस काम को। उसके बाद ये अपने अंडर ले लेते हैं और उसको मेंटेन करते हैं और उससे जो भी रेवेन्यू बनता है वो अपने पास रखते हैं। ये गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया है। तो ये कंपनी इसी में काम करती है, टोल ऑपरेट करती है और साथ ही साथ 11 स्टेट्स में है, एक यूनियन टेरिटरी में है। मेरठ एक्सप्रेस हाईवे जो है इन्हीं का बनाया हुआ है और इस पर टोल करेक्शन का काम करते हैं एक एडवांस सिस्टम के थ्रू। जैसे आरएफआई टैग हुआ, अब जो देखते हैं ना कि लगा रहता है पास टोल से क्रॉस करने में, ये उस तरह का मैनेजमेंट पे काम करते हैं और सारा टोल का काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि इनके टीम में कौन कौन है। टीम में अरुण कुमार जैन जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। अनूप अग्रवाल जी हैं, होल टाइम डायरेक्टर। अंकित टंडन जी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और पलक राठौर है जो कि इनकी कंपनी सेक्रेटरी है। आइए अब देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। जैसे मैंने बताया कि ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे है कंपनी। 66 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 31 मार्च तक कर रही है। 4 का कंप्लीसन का अवेटिंग है, 24 एग्जीक्यूटेड है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ ये टोल का रेवेन्यू तो कमाती है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन में जो कमाते होंगे वो कमाते हैं। इसके साथ साथ ये रियल एस्टेट सेगमेंट बहुत छोटा सा है, छोटा वर्टिकल है इनका। कमर्शियल प्रॉपर्टी हुआ, रेसिडेंस प्रॉपर्टी हुआ, जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना कि ये होम वो होम करके, उन प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर रही है। और इसके साथ ही साथ मैंने एक चीज़ यहाँ मेंशन करना भूल गया, ये टोल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करते हैं। ये टोल कमाते हैं, टोल का अच्छा इनका कलेक्शन होता है। चलिए एक बार समझते हैं कि स्वैट एनालिसिस के थ्रू कि ये कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में किस तरह से ये मेजर कर रही है कंपनी। थ्रेट से शुरुआत करते हैं। इनका जो थ्रेट रहता है रेगुलेटरी, लैंड एक्विजिशन का, ये सारा का सारा रहेगा। एस्केलेट है, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते रहते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर इनका ज़्यादा भरोसा है क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों में ये इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट के ऊपर रिलायंस हमेशा रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी कंसर्न भी देखेंगे, खास करके बिहार में जो अभी 2-4 पुल्स वगैरह गिरे हैं तो क्वालिटी कंसर्न भी रहता है। इनके नहीं गिरे हैं लेकिन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ये रहता है। अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो गवर्नमेंट, एक भारतमाला प्रोजेक्ट है जिसमें भारतमाला के अंदर गवर्नमेंट सारे शहरों को, पूरे इंडिया को जोड़ रही है, जिसके वजह इनको फ़ायदा मिल सकता है। टोल ऑटोमेशन पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, तो इसमें भी इनको फ़ायदा है, एक अपॉर्चुनिटी है उनकी। और ईपीसी का ये नया अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हैं कि किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ भी ये काम कर सकें। वीकनेस है इनकी कंपनी की कि ऑपरेटिंग मार्जिन अंडर कम्पिटिटिव प्रेशर में है। लगातार इनका ऑपरेटिंग मार्जिन, रेवेन्यू जो है, हम आगे देखेंगे, इसके फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो जो ऑपरेटिंग मार्जिन में जो रेवेन्यू है वो प्रेशर में है। वर्किंग कैपिटल हाई रहेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम है, डिले होता है डेटर के साइड से भी, क्रेडिटर के साइड से, तो वर्किंग कैपिटल काफ़ी, और एग्जीक्यूशन का टाइम भी काफ़ी लंबा होता है इन सारे प्रोजेक्ट्स में, स्पेशली रोड्स या किसी भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में, या फिर अगर कंस्ट्रक्शन का काम है तो उसमें। वीकनेस इनका ये भी है कि रेसिडेंशियल में इनका बहुत ही कम मार्जिन है, मतलब शेयर बहुत कम है, हिस्सेदारी कंपनी बहुत कम काम कर रही है उसमें, और डिपेंडेंसी है साइक्लिक गवर्नमेंट के लिए। अब चलिए देखते हैं इनके स्ट्रेंथ क्या है। ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है, 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं तो फुटप्रिंट भी अच्छा है, एंड कंपनी की प्रोफाइल अच्छी है, कंपनी को बहुत सालों का अनुभव है इस लाइन में काम करने का। चलिए आईपीओ की डिटेल को देखते हैं। आईपीओ स्टार्ट हुआ 5 अगस्त को, 7 अगस्त को ये क्लोज हो रहा है। 12 अगस्त के आसपास इसकी लिस्टिंग है। बुक वैल्यू 5 रुपये के आसपास, 65 से 70 के बीच में प्राइस बैंड है, आपको 70 में मिलेगा, मान के चलेगा। लॉट साइज 211 शेयर मिनिमम एक लॉट का है, तो करीबन इस हिसाब से 14,000 के आसपास बैठता है आपका। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल है, प्लस ऑफर फॉर सेल भी है।
कंपनी के ओनर भी थोड़ा कम कर रहे हैं और कैपिटल भी इंक्रीज कर रहे हैं। टोटल इशू साइज 130 करोड़ के आसपास है। इशू का टाइप है बुक बिल्डिंग टाइप और लिस्टिंग इसकी दोनों BSE और NSE में होती है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं आखिर ये कहाँ यूज करेंगे। तो कंपनी 65 करोड़ के आसपास जो यूज करेगी वो वर्किंग कैपिटल का रीपेमेंट में करेगी। बाकी जो 130 करोड़ में बच जा रहा है, रेस्ट 65 करोड़ वो जनरल पर्पज, जैसे किसी तरह का खर्चा हुआ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में खर्चा हुआ, कोई अपॉर्चुनिटी दिखी, किसी तरह का एक्सपेंसेस है, उनमें ये इन्वेस्ट कर रही है। चलिए एक नज़र फंड डालते हैं फाइनेंशियल के ऊपर। फाइनेंशियल कैसा है कंपनी का? कंपनी का रेवेन्यू अगर देखें 23, 24 और 25 में, तो रेवेन्यू 456 करोड़, 576 और 504 करोड़ के आसपास है। 24 से 25 में रेवेन्यू घटा है। एबिटा भी घटा है, 38 करोड़ था 24 में, 25 में 31 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जबकि बढ़ा है, 21 करोड़ से 22 करोड़ हुआ है। नेटवर्थ भी ऑलमोस्ट आसपास में ही है, 83 करोड़ 25 में दिख रहा है। एसेट में इंक्रीज हुआ है 202 करोड़ से 231 करोड़। टोटल बोरोइंग भी इंक्रीज हुआ है 2 करोड़ के आसपास में, 69 से 71 करोड़। तो सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपेरिजन -12.5% है, कंसर्न है। ग्रोथ एबिटा में भी -18% है। ग्रोथ इन प्रॉफिट 4%, वो डिलीवर करते हैं, इस वजह से ये ग्रोथ आया होगा। डेट टू इक्विटी रेशियो कम है, 1 से कम है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, 0.61 है। ROE कंपनी का 19% है और ROCE ये कंसर्न वाला बात है, 16.5% है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, 20 से कम हेल्दी नहीं मनाता है। और जनरली क्या होता है, ROE से हमेशा ROCE ज़्यादा ही होता है। तो कंपनी इफिशिएंटली मैनेज नहीं कर रही है जो भी ये बोरिंग कर रही है। पी रेशियो और EPS में देखते हैं। EPS इसके 3.88 है। पोस्ट IPO में 3.12 हो जाएगा। प्री IPO 18 है और पोस्ट IPO 22 हो जाएगा। और इसके इंडस्ट्री का मैंने पी देखा तो करीबन 26 के आसपास बैठ रहा है। तो उस पी का, और ये जो 26 है ये एवरेज पी है, मीडियन है। तो अगर 26 के हिसाब से इसका वैल्यूशन देखें तो 82 है। और कंपनी लिस्ट कितने में हो रही है, ऑफर कितने में कर रही है, 70 रुपये के आसपास में। उस हिसाब से ये 82 रुपीज़ का फेयर वैल्यू बैठ रहा है। लेकिन इंडस्ट्री का पी एवरेज है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस कंपनी के पी के ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा है। जनरली ये फेयर वैल्यू के हिसाब से 82 रुपये लिस्ट होना चाहिए, लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सेल्स डाउन है, एबिटा डाउन है, प्रॉफिट में हल्का सा मार्जिन ग्रोथ है। तो अब देखते हैं कि कंपनी का मार्केट सेंटिमेंट क्या है। मार्केट सेंटिमेंट देखें तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम 41 है, तो इसके हिसाब से 111 के आसपास ये लिस्टेड होना चाहिए। और इसके देखते हैं कि कितने टाइम से सब्सक्राइब हुआ है, तो ये हुआ है 15 टाइम। ये कंपनी कम से कम 20 से 25 टाइम मेरा अनुमान है कि ये सब्सक्राइब होगी। और उस हिसाब से फेयर वैल्यू 70-80 यानी 90 के आसपास, मतलब 70 इंटू मैं 20% कर रहा हूँ तो 14 बैठता है। तो 84 से 90 के आसपास इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। थम्स टेक क्या है? थम्स टेक मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए, या फिर अगर आप ले ही रहे हैं और अलॉटमेंट मिल रहा है तो लिस्ट होते ही निकल जाना चाहिए। कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंस्ट्रक्शन कंपनी का हालत ठीक नहीं है। बैंक्स लोन्स नहीं देते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत कम है, और अगर देखें तो वर्किंग कैपिटल की ह्यूज रिक्वायरमेंट है। और इसीलिए ये कंपनी IPO भी ला रही है ताकि अपना वर्किंग कैपिटल देख सके। चलिए थैंक यू दोस्तों। अगर ऐसी IPO की वीडियो आपको चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।